सिर्फ $1 लाख में जेल के अंदर बंद अपने दुश्मन को अपने हाथों से मौत की सजा देने का मौका मिल सका है। यकीन नहीं होता ना, लेकिन रशिया की एक जेल में यही सच में हुआ, जहां कैदियों को सजा देने का हक तक बिकने लगा। दरअसल यह रशिया की जेल व्यवस्था का एक ऐसा नया और खतरनाक सिस्टम है जिसमें कैदियों को सजा देने की जिम्मेदारी तक पैसे लेकर बाहर के लोगों को सौंप दी जाती है और इसी से जेल के ऑफिसर्स मोटा फायदा कमाते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सिर्फ एक हफ्ते पहले तक यही जगह सबसे सख्त जेलों में गिनी जाती थी, जहाँ बेहद खतरनाक अपराधियों को बंद रखा जाता था। मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं इस जेल से भाग जाऊंगा। हालात इतने खराब थे कि जेल की सीमित सुविधाओं के बीच खुद गार्ड्स भी परेशान रहते थे। ऊपर से जमा देने वाली ठंड हर किसी के लिए मुश्किल बढ़ा देती थी और पुराने गलियारों में कैदियों की चीख पुकार लगातार सुनाई देती रहती थी। ऐसे माहौल में एक दिन जेल में एक नया गार्ड आता है जिसका नाम कोस्तिया है। वह अभी जवान है और पहली नजर में बाकी गार्ड्स से बिल्कुल अलग दिखाई देता है। उसे जेल का माहौल समझाने की जिम्मेदारी मूंछ वाले गार्ड और चौड़े माथे वाले गार्ड को मिलती है, इसलिए दोनों उसे साथ लेकर अलग अलग सेल्स दिखाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वे एक खास सेल के पास पहुंचते हैं, अंदर से लगातार दर्द भरी आवाजें आने लगती हैं। कोस्तिया अंदर देखता है तो एक कैदी तकलीफ में जमीन पर पड़ा हुआ नजर आता है। यह देखकर उसके मन में सवाल उठता है कि आखिर इस आदमी को मेडिकल रूम क्यों नहीं ले जाया जा रहा। मगर दोनों पुराने गार्ड्स को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं होती। उनके लिए मेडिकल रूम इंसानों के इलाज के लिए है और अंदर बंद आदमी उनके हिसाब से इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है। कोस्तिया को यह सोच बिल्कुल सही नहीं लगती और उसे लगता है कि चाहे कैदी ने कोई भी अपराध किया हो, उसके साथ इस तरह का बर्ताव करना गलत है। तभी चौड़े माथे वाला गार्ड उसे उस कैदी के बारे में बताता है। जेल में उसे प्रोफेसर के नाम से जाना जाता है और उस पर कई लड़कियों की हत्या जैसे बेहद गंभीर अपराधों का आरोप है। इसी वजह से गार्ड्स ने उसके लिए किसी तरह की सिंपैथी रखना कब का छोड़ दिया है। जब भी उसे अपनी तकलीफ का दौरा पड़ता है, बाकी लोग उसे अकेला छोड़ देते हैं और तब तक इंतजार करते हैं जब तक उसकी आवाजें खुद शांत न हो जाएं। लेकिन इतनी भयानक बात सुनने के बाद भी कोस्तिया अपने उसूल से पीछे नहीं हटा। उसका मानना है कि अपराध चाहे कितना भी बड़ा हो, बीमार कैदी को इलाज मिलना चाहिए। इसीलिए वह उसे मेडिकल रूम भेजने की बात पर अड़ा रहता है। बोरिस को पहले से पता होता है कि प्रोफेसर ने क्या किया है, इसीलिए वह बिना ज्यादा सोच विचार के साफ कर देता है कि मेडिकल रूम में उसके इलाज के लिए दवा ही नहीं है। मगर कोस्तिया यहीं रुकने वाला नहीं होता। वह कहता है कि अगर जेल में दवा नहीं है तो वह खुद बाहर जाकर दवा खरीद कर ला सकता है। यह सुनकर बोरिस का चेहरा गुस्से से भर जाता है और वह उसे कुछ दवाओं के नाम बता देता है। कोस्तिया दवा लेने के लिए वहां से निकल जाता है, लेकिन उसके जाते ही बोरिस उसके बारे में बड़बड़ाने लगता है और साफ पता चल जाता है कि नए गार्ड का यह रवैया उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसके कुछ समय बाद कोस्तिया को अपने गार्ड करियर की पहली एग्जीक्यूशन ड्यूटी मिलती है। इस बार जिस कैदी को सजा दी जानी है उस पर कई लोगों की हत्या का आरोप है और कहा जाता है कि उसने बच्चों तक को नहीं छोड़ा था। इसलिए जेल के गार्ड्स उसके लिए जरा भी नरमी नहीं रखते। वे सेल खोलकर घबराए हुए कैदी को बाहर निकालते हैं और उसे सीधे उस जगह ले जाते हैं जहां जेल में एग्जीक्यूशन की प्रोसेस पूरी की जाती है। उस जगह को चुनने की एक वजह यह भी है कि बाद की सफाई आसानी से हो जाती है। कैदी डर के कारण रोने लगता है और अपने किए पर पछतावे जैसा दिखाता है, लेकिन वहां मौजूद गार्ड समझ जाते हैं कि यह असली पछतावा नहीं है, बल्कि उसे अब अपनी मौत सामने दिखाई दे रही है। तय प्रोसीजर के मुताबिक प्रोसिक्यूटर कैदी की आइडेंटिटी वेरीफाई करने आगे आता है, लेकिन तभी कैदी अचानक उसके साथ बदतमीजी कर बैठता है। इसके बाद मूंछ वाला गार्ड और उसका साथी उसे काबू में करते हैं और हालात तेजी से बिगड़ जाते हैं। कोस्तिया भी आगे बढ़ता है और आखिरकार उस कैदी की मौत हो जाती है। बोरिस फिर उसकी हालत चेक करके यह सुनिश्चित करता है कि अब कोई रिस्पॉन्स नहीं है। इसके बाद बाकी लोगों को जगह साफ करने के लिए कहा जाता है और सभी अपनी ड्यूटी खत्म करने की तैयारी करने लगते हैं। लेकिन उसी रात मूंछ वाला गार्ड जब अपने घर पहुंचता है तो उसके सामने एक और परेशान करने वाला मंजर होता है। उसकी मंगेतर कमरे के एक कोने में सहमी हुई बैठी होती है और उसके शरीर पर चोटों के निशान साफ दिखाई दे रहे होते हैं। उसे इस हालत में देखकर गार्ड का दिल बैठ जाता है और वह तुरंत जानना चाहता है कि उसके साथ ऐसा किसने किया। जैसे ही महिला अपने मंगेतर को सामने देखती है, उसका रोना रुकता नहीं और वह टूटे हुए अंदाज में पूरी घटना बताने लगती है। कुछ समय पहले वह अपनी कुछ सहेलियों के साथ एक बार में बैठकर बातें कर रही थी। तभी वहाँ एक बदमाश जैसा दिखने वाला आदमी उनके पास आकर बातचीत शुरू करने की कोशिश करने लगा। बार में मौजूद उसकी सहेलियां उस आदमी को कोई भाव नहीं देती और उन्हें लगता है कि थोड़ी देर में वह खुद ही वहाँ से चला जाएगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वह आदमी इस बेइज्जती को दिल पर ले चुका है और जैसे ही बाकी सहेलियां उससे अलग होती हैं, वह बदमाश मौका देखकर उसके सामने बंदूक तान देता है और उसे लूटने के बाद उसके साथ जबरदस्ती करने लगता
देता है। अपनी जान बचाने के लिए महिला उसके हमले और गालियां चुपचाप सहती रहती है, क्योंकि उस वक्त उसके सामने बचने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। ये सब सुनकर मूंछ वाला गार्ड अंदर से पूरी तरह टूट जाता है और अगले दिन ड्यूटी पर पहुंचने के बाद भी उसका ध्यान किसी काम में नहीं लग पाता। कोस्तिया उसकी हालत तुरंत भांप लेता है और पूछता है कि आखिर बात क्या है, लेकिन मूंछ वाला गार्ड बस किसी तरह बात टालते हुए कह देता है कि कुछ नहीं हुआ। फिर भी उसकी हालत देखकर साफ समझ आ रहा था कि अंदर ही अंदर कुछ बहुत बड़ा चल रहा है। उसी रात जब शिफ्ट बदलने का वक्त आता है, मूंछ वाले गार्ड की नजर अपने एक साथी की सर्विस पिस्टल पर पड़ती है जो उसने कुछ देर के लिए टेबल पर रखी हुई थी। उसी पल उसके दिमाग में एक खतरनाक फैसला आता है। वह मौका देखकर चुपचाप वह पिस्टल उठा लेता है और किसी को भनक लगने दिए बिना अपने पास छिपा लेता है। जेल से बाहर निकलते ही वह सीधे उसी बदमाश को ढूंढने निकल पड़ता है जिसने उसकी मंगेतर के साथ ऐसा किया था, क्योंकि अब उसके दिमाग में सिर्फ बदला था। लेकिन सामने वाला उसे बिल्कुल गंभीरता से नहीं लेता। वह अचानक मूंछ वाले गार्ड पर झपट पड़ता है और उसे जमीन पर गिराकर बुरी तरह पीटने लगता है। इतना ही नहीं, मौका पाकर वह उसके हाथ से पिस्टल भी छीन लेता है। अब हालात पूरी तरह पलट चुके थे। वही बदमाश पिस्टल मूंछ वाले गार्ड पर तान देता है और उसे खत्म करने वाला होता है, लेकिन तभी अचानक गोली चलने की आवाज गूंजती है और बदमाश वहीं गिर पड़ता है। अगले ही पल पता चलता है कि गोली कोस्तिया ने चलाई थी। वह कुछ दूरी से वहां पहुंचता है और उसके हाथ में एक हंटिंग गन होती है। दोनों के पास रुककर सोचने का वक्त नहीं था, क्योंकि अगर किसी ने उन्हें यहाँ देख लिया तो उनकी मुश्किल बहुत बढ़ सकती थी। इसलिए वे तुरंत उस आदमी के शव को वहां से हटाने की तैयारी करने लगते हैं। लेकिन दोनों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी इस पूरी हरकत को एक बूढ़ा आदमी दूर से देख चुका है। दोनों उस बदमाश के शव को एक सुनसान जगह ले जाते हैं जहां आसपास कोई नजर नहीं आता। फिर आग लगाकर उसके साथ जुड़े सारे निशान मिटाने की कोशिश करते हैं ताकि पीछे कोई सबूत न बच सके। जब उन्हें लगता है कि अब खतरा थोड़ा कम हो गया है, तभी मूंछ वाला गार्ड आखिरकार कोस्तिया से पूछता है कि वह वहां पहुंचा कैसे। कोस्तिया कुछ छिपाता नहीं और बताता है कि ड्यूटी खत्म करते समय उसने मूंछ वाले गार्ड को साथी की पिस्टल चुराते हुए देख लिया था। दिन भर उसकी अजीब हालत भी कोस्तिया की नजर में थी, इसलिए उसे शक हुआ कि वह कुछ गलत करने जा रहा है। इसी चिंता में वह चुपचाप उसके पीछे निकल पड़ा था और फिर अचानक उसने अपनी आंखों के सामने यह पूरा मामला होते देख लिया। अब मूंछ वाला गार्ड और ज्यादा परेशान हो जाता है। उसके लिए सबसे डरावनी बात यही थी कि वे दोनों पुलिस ऑफिसर्स थे, लेकिन अब खुद एक इंसान की जान लेने वाले बन चुके थे। मगर हैरानी की बात यह थी कि जो कोस्तिया कुछ समय पहले प्रोफेसर जैसे कैदी के साथ भी इंसानियत दिखाने पर जोर दे रहा था, वही अब इस घटना को बहुत बड़ा मुद्दा नहीं मान रहा था। उसके हिसाब से उन्होंने किसी आम इंसान को नहीं बल्कि एक अपराधी को मारा था, और यह लगभग वैसा ही था जैसा वे जेल के अंदर करते थे। उसके नजरिए में वे बस दुनिया से एक और खतरनाक आदमी को हटा रहे थे। लेकिन मूंछ वाले गार्ड के लिए बात इतनी आसान नहीं थी। उसके अंदर यह सब लगातार घूमता रहता है और वह इस घटना को दिल से निकाल नहीं पाता। जेल के अंदर बंद बाकी अपराधियों और इस बदमाश के बीच एक फर्क था। जेल के कैदियों को अदालत पहले ही दोषी ठहरा चुकी थी, जबकि कोस्तिया को इस बात का भी अंदाजा नहीं था कि वह जिस आदमी को उठाकर लाया था वह अकेला नहीं था। असल में वह दूर से उन्हें देख चुका था और वो तुरंत अगले कदम की तैयारी शुरू कर देता है। सबसे पहले वह उस आदमी से मिलता है जिसने पहले उनकी हरकत देखी थी। कोस्तिया उसे बता देता है कि प्रोफेसर जल्द ही मरने वाला है और इस खबर के बदले उसे उसके $500 भी मिल जाते हैं। इसके बाद कोस्तिया उसे साफ चेतावनी देता है कि घर जाने के बाद वह इस पूरे मामले को हमेशा के लिए भूल जाए और किसी तीसरे इंसान के सामने इसका जिक्र तक न करे। लेकिन वह आदमी पीछे हटने को तैयार नहीं होता और लगातार अपनी बात पर अड़ा रहता है। हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि कोस्तिया आखिरकार उसे भी रास्ते से हटाने का फैसला कर लेता है। पास खड़ा मूंछ वाला गार्ड ये सब देखकर पूरी तरह सन्न रह जाता है। उसके लिए ये बात पहले वाले मामले से बिल्कुल अलग थी, क्योंकि पिछली बार वे जिस आदमी के खिलाफ गए थे उसे वे अपराधी कहकर खुद को सही ठहरा सकते थे। लेकिन इस बार सामने वाला एक आम आदमी था। उसे लगने लगता है कि कोस्तिया सचमुच हद पार कर चुका है, मगर कोस्तिया उसकी इस कमजोरी को बिल्कुल पसंद नहीं करता। वह उसे समझाता है कि होश में आए, क्योंकि यह आदमी उनका राज जान चुका था और उसी राज्य को हथियार बनाकर उन्हें धमका रहा था। अगर उसे रोकने की कोशिश नहीं की जाती तो आगे चलकर वही सबसे बड़ा खतरा बन सकता था। आखिरकार मूंछ वाला गार्ड फिर से उसकी बातों में आ जाता है और इस तरह वह भी अनजाने में उस रास्ते पर और आगे बढ़ जाता है जहां से वापस लौटना अब आसान नहीं था। लेकिन कोस्तिया जानता था कि अकेले इस पूरे काम को संभालना उसके बस की बात नहीं है, इसलिए वह जेल के कुछ और साथियों को भी अपने प्लान में शामिल करने के लिए बुलाता है। जब उनके सामने मोटी गड्डियों में डॉलर रखे जाते हैं तो कमरे में मौजूद हर आदमी चुप होकर सोच में पड़ जाता है। सब जानते थे कि यह काम रूल्स के खिलाफ है, लेकिन उनकी अपनी जिंदगी भी इतनी आसान नहीं थी कि वे इतनी बड़ी रकम को आसानी से ठुकरा दें। प्रोसिक्यूटर के घर की हालत भी खराब चल रही थी। उसकी पत्नी और मां के बीच रोज किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा होता रहता था और कमाई का बड़ा हिस्सा रेंट
रेंट और घर के खर्च में चला जाता था। महीने का गुजारा करना उनके लिए लगातार मुश्किल होता जा रहा था। बाकी लोगों की परेशानियां भी कम नहीं थीं। बोरिस की जिंदगी भी उलझी हुई थी। उसके निजी रिश्ते में शामिल एक महिला गंभीर बीमारी की चपेट में आ गई थी और इलाज के खर्च ने उसकी कमर तोड़ दी थी। खुद बच जाने के बावजूद उसे अपनी पत्नी और दूसरी तरफ के खर्चों के साथ दवाइयों का इंतजाम भी करना पड़ रहा था। ऊपर से चौड़े माथे वाला गार्ड कोस्तिया की जगह खुद बनाने की कोशिश में था, इसलिए उसके लिए भी एक्स्ट्रा पैसे की जरूरत बढ़ती जा रही थी। आखिरकार मूंछ वाले गार्ड समेत कुल 4 लोग कोस्तिया के प्रस्ताव पर राजी हो जाते हैं। इस तरह पांचों एक दूसरे के फायदे से जुड़े साथी बन जाते हैं और सब आपस में तय करते हैं कि बाहर किसी को इस काम की भनक नहीं लगनी चाहिए। इतना ही नहीं, पकड़े जाने से बचने के लिए वे कुछ बेसिक रूल्स भी बनाते हैं। सबसे जरूरी नियम यही था कि किसी भी विक्टिम के सामने अचानक बदले की भावना दिखाने जैसा बर्ताव नहीं करना है, वरना आसपास के लोगों को शक हो सकता है। इसके बाद कुछ दिन बीते हैं और प्रोफेसर की एग्जीक्यूशन का दिन आखिरकार आ जाता है। तय समय पर वह अमीर महिला जेल पहुंचती है। जैसे ही उसकी नजर उस आदमी पर पड़ती है जिसे वह अपनी बेटी की मौत का जिम्मेदार मानती है, उसके मन में जरा भी हिचकिचाहट नहीं रहती। वह सीधे उसकी एग्जीक्यूशन का आदेश दे देती है। इस पहले काम से मिलने वाली रकम और कामयाबी ने कोस्तिया और उसके साथियों के अंदर लालच को और बढ़ा दिया। अब उन्हें सिर्फ एक डील पूरी होती हुई नहीं दिख रही थी, बल्कि उन्हें लगने लगा था कि इस काम से लगातार पैसा कमाया जा सकता है और यहीं से हालात धीरे धीरे उनके काबू से बाहर जाने लगते हैं। इसका पहला असर जल्द ही सामने आता है जब प्रोसिक्यूटर की पत्नी को अचानक घर में छिपाकर रखे गए पैसों का पता चल जाता है। प्रोसिक्यूटर के काम से लौटते ही उसकी पत्नी सीधे उससे सवाल करती है कि कहीं उसने रिश्वत या कोई काला पैसा तो नहीं लिया, लेकिन वह असली सच्चाई किसी भी हालत में नहीं बता सकता था। इसलिए वह लगातार उन पैसों से अपना कोई संबंध होने से इनकार करता रहता है। मूंछ वाले गार्ड की पत्नी को असली बात नहीं बताने से उनके बीच जो भरोसा पहले ही कमजोर हो चुका था, उस पर अब शक की एक और मोटी दीवार खड़ी हो जाती है। उधर कोस्तिया को भी पता चलता है कि उसकी पत्नी का किसी और के साथ रिश्ता चल रहा है और सबसे ज्यादा चुभने वाली बात यह थी कि चौड़े माथे वाला वही आदमी जो उसी इलीगल काम से कमाए गए पैसों में हिस्सा ले रहा था, अब कोस्तिया की पत्नी को उससे दूर करने की कोशिश कर रहा था। कोस्तिया गुस्से से भर जाता है, लेकिन इस हालत में भी उसके पास अपना गुस्सा निकालने का कोई आसान रास्ता नहीं था। धीरे धीरे यही बात उनके रिश्ते के बीच ऐसी कड़वाहट बन जाती है जिसे मिटाना आसान नहीं था। लेकिन मूंछ वाले गार्ड की जिंदगी भी किसी उलझन से कम नहीं चल रही थी। उसकी पत्नी प्रेग्नेंट हो जाती है, मगर टाइमिंग देखकर उसके मन में एक बेहद परेशान करने वाला सवाल उठता है कि उसके आने वाले बच्चे का पिता आखिर वह खुद है या वही बदमाश जिसने उसकी पत्नी के साथ पहले गलत किया था। वह इस सवाल को किसी के सामने ठीक से रख भी नहीं पाता और तभी एक और बड़ा खतरा सामने आ जाता है। कुछ समय पहले कोस्तिया ने जिस आदमी को रास्ते से हटाया था, उसका शव आखिरकार पुलिस को मिल जाता है। कोस्तिया ने पीछे कुछ निशान छिपाने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन अब मामले की जांच कर रहे पुलिस चीफ की नजर से यह बात बच नहीं पाती। वह साफ समझ जाता है कि यह नेचुरल डेथ नहीं बल्कि मर्डर है। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है कि मरने से पहले उस आदमी की मुलाकात किन किन लोगों से हुई थी और आखिरी दिनों में वह किसके संपर्क में था। जांच ज्यादा आगे नहीं बढ़ती कि शक मूंछ वाले गार्ड तक पहुंच जाता है, क्योंकि मरने वाला आदमी कुछ समय पहले उसकी शादी में भी शामिल हुआ था और मामला यहीं खत्म नहीं होता। जिस आदमी ने उसकी बेटी को मारा था वह भी उसी जेल में बंद था जहां मूंछ वाला गार्ड काम करता था। इतने सारे कनेक्शंस एक साथ सामने आने लगते हैं कि पुलिस चीफ को यकीन हो जाता है कि इन घटनाओं के पीछे कोई छिपा हुआ कनेक्शन जरूर है। इसीलिए वह सीधे जेल पहुंचकर मामले की जांच करने लगता है। वहां उसकी मुलाकात अचानक प्रोसिक्यूटर से हो जाती है। दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे और काफी अपनापन दिखाते हुए बात करने लगते हैं। उनकी बातचीत से पता चलता है कि दोनों पहले एक ही स्कूल में पढ़ते थे। असल में जेल के अंदर जेल के चीफ को छोड़कर बाकी लगभग सभी लोग इस नए पैसे वाले खेल में किसी न किसी तरह जुड़े हुए थे। इसलिए पुलिस चीफ को अंदर से कोई ऐसी जानकारी नहीं मिल पाती जिससे वह आगे बढ़ सके। आखिरकार उसे खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ता है। कोस्तिया को लगता है कि इस बार भी वह बड़ी मुश्किल से बच गया, लेकिन खतरा टलते ही वह फिर से अपने अगले टारगेट की तलाश शुरू कर देता है। ज्यादा वक्त नहीं गुजरता कि उसकी नजर डॉक्टर के नाम से मशहूर एक कैदी पर पड़ती है। इस आदमी पर आरोप था कि उसने लगातार 38 निर्दोष लोगों को जहर देकर मार डाला था। कोस्तिया को लगता है कि प्रोफेसर से कहीं ज्यादा लोगों के पास डॉक्टर से बदला लेने की वजह होगी, इसलिए शायद इस बार उसे और भी ज्यादा पैसा मिल सकता है। मगर जब वह प्रोसिक्यूटर के सामने यह आइडिया रखता है तो प्रोसिक्यूटर तुरंत असहमति में सिर हिला देता है और उसे दूसरा टारगेट चुनने की सलाह देता है। वजह सुनकर मामला साफ हो जाता है। डॉक्टर के ज्यादातर विक्टिम्स गरीब लोग थे और उनके परिवारों के पास चाहे डॉक्टर के लिए कितना भी गुस्सा क्यों ना हो, उसकी जान के बदले बड़ी रकम देने की क्षमता
क्षमता नहीं थी। इसलिए प्रोसिक्यूटर के हिसाब से ऐसे लोगों के पीछे समय बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं था। बेहतर यही होगा कि वे ऐसे परिवार खोजें जिनके पास पैसा भी हो और बदला लेने की वजह भी। लेकिन कोस्तिया इतनी आसानी से अपना फैसला बदलने वाला नहीं था। वह विक्टिम्स के परिवारों की पूरी जानकारी खंगालता रहता है और आखिरकार 2 ऐसे टारगेट्स चुन लेता है जिन्हें वह पैसा देने में सक्षम मानता है। अब दोनों अलग अलग दिशा में निकलते हैं। मूंछ वाला गार्ड एक अमीर महिला से मिलने पहुंचता है जिसके पति को डॉक्टर ने जहर देकर मार दिया था। उसे पूरा भरोसा था कि अपने पति की मौत का बदला लेने के लिए यह महिला डॉक्टर की जान की कीमत चुकाने को तैयार होगी। लेकिन जैसे ही वह डॉक्टर के बारे में और अपने आने का मकसद बताता है, महिला बिना एक पल सोचे उसे मना कर देती है। उसका जवाब सुनकर मूंछ वाला गार्ड खुद हैरान रह जाता है, क्योंकि महिला कहती है कि उसे डॉक्टर से जरा भी नफरत नहीं है। उल्टा वह तो डॉक्टर की शुक्रगुजार है। अगर डॉक्टर ने उसके उस पति को जहर देकर नहीं मारा होता तो वह इतनी आसानी से उसकी पूरी दौलत की वारिस कैसे बनती। अब वह खुद एक अमीर महिला बन चुकी थी और उसके आसपास लोगों की कमी नहीं थी। यह सुनकर मूंछ वाला गार्ड कुछ पल के लिए बिल्कुल अवाक रह जाता है, क्योंकि जिस जगह उसे बदले और गुस्से की उम्मीद थी, वहां उसे अपने पति की मौत से फायदा उठाने वाली एक ऐसी महिला मिलती है जिसे डॉक्टर के लिए कोई शिकायत ही नहीं थी। लेकिन उधर कोस्तिया का मामला भी उम्मीद के मुताबिक नहीं चल रहा था। वह एक बुजुर्ग अमीर आदमी तक पहुंचता है जिसका बेटा भी डॉक्टर के जहर का शिकार बना था। कोस्तिया को उम्मीद थी कि शायद इस बार उसे अपने प्लान के लिए सही इंसान मिल जाएगा, लेकिन सामने की कहानी अभी बाकी थी। कोस्तिया की उम्मीद के उलट वह बुजुर्ग अमीर आदमी भी डॉक्टर के खिलाफ नहीं था। उल्टा वह उसे अपने बेटे को दर्द से मुक्त करने वाला इंसान मानता था। उसका बेटा जन्म से ही डुचेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा था। बचपन से ही उसका ज्यादातर वक्त हॉस्पिटल में इलाज के बीच बीता था। उसने लगातार तकलीफ झेली, लेकिन उसकी हालत में कोई खास सुधार नहीं आया। ऐसा लगने लगा था कि उसके पास बस दर्द के साथ जिंदगी खत्म होने का इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। इसलिए उस पिता की नजर में डॉक्टर ने उसके बेटे की तकलीफ खत्म कर दी थी। मगर कोस्तिया इस जवाब के लिए पहले से तैयार था। वह अपने साथ एक नई मेडिकल मैगजीन लेकर आया था जिसमें उसी बीमारी के इलाज से जुड़ी नई रिसर्च के बारे में जानकारी छपी थी। कोस्तिया ने मौका देखकर बुजुर्ग के मन में दूसरा सवाल खड़ा कर दिया। उसने समझाया कि अगर डॉक्टर ने उसके बेटे की जान नहीं ली होती तो शायद वह इलाज की इस नई संभावना तक पहुंच पाता और ठीक होने का मौका मिल सकता था। लेकिन डॉक्टर की वजह से उसे वह मौका कभी मिला ही नहीं और उसकी जिंदगी दर्द में खत्म हो गई। ये सुनते ही बुजुर्ग की आंखों में गुस्सा और पछतावा साफ दिखाई देने लगता है। कोस्तिया समझ जाता है कि उसकी बात असर कर रही है, इसलिए वह उससे कहता है कि आराम से सोच ले और अगर वह सच में डॉक्टर से बदला लेना चाहता है तो होटल में आकर उससे मिल सकता है। लेकिन कोस्तिया जैसे ही उस घर से बाहर निकलता है, अचानक अंदर से गोली चलने की आवाज आती है। बुजुर्ग अपने बेटे को बचा न पाने के अपराध बोध में खुद को संभाल नहीं पाता और अपनी जान ले लेता है। कोस्तिया को लगता है कि इस बार भी उसके हाथ कुछ नहीं आया और उसकी सारी कोशिश बेकार चली गई। लेकिन उसी रात कहानी एक और मोड़ लेती है। उसके होटल के दरवाजे पर एक अनजान आदमी दस्तक देता है। वह अपना नाम ओल्ड लेई बताता है और कहता है कि वह उस बुजुर्ग अमीर आदमी का करीबी दोस्त था। सबसे बड़ी बात यह थी कि जब कोस्तिया उस बुजुर्ग से बात कर रहा था तब ओल्ड लेई भी उसी विला में मौजूद था और उसने दोनों की पूरी बातचीत सुन ली थी। बुजुर्ग ने मरने से पहले अपने सेफ में रखे सारे पैसे ओल्ड लेई के हवाले कर दिए थे। अब ओल्ड लेई के पास पैसा था, लेकिन वह उस रकम का अपने लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। वह अपने दोस्त की मौत का बदला लेने के लिए उसी पैसे से डॉक्टर की जान की कीमत चुकाना चाहता था। इतनी बड़ी डील खुद चलकर सामने आने के बावजूद कोस्तिया इस बार तुरंत हाँ नहीं करता। उसके सामने एक नई परेशानी थी। ओल्ड लेई खुद डॉक्टर का विक्टिम नहीं था, वह सिर्फ अपने दोस्त के लिए बदला लेना चाहता था और इसी वजह से कोस्तिया तक पहुंचा था। कोस्तिया कुछ पल सोचता है और फिर अचानक हंसने लगता है। वह कहता है कि उसने तो उस बुजुर्ग के साथ बस मजाक किया था और उसके पास किसी कैदी को मरवाने की कोई ताकत नहीं है। लेकिन ओल्ड लेई पीछे हटने वालों में से नहीं था। वह साफ चेतावनी देता है कि अगर कोस्तिया ने उसकी मदद नहीं की तो वह पुलिस स्टेशन जाकर सब कुछ बता देगा। इतना सुनते ही माहौल पूरी तरह जम जाता है। कोस्तिया उसे दरवाजे के पास रोकर समझाने की कोशिश करता है कि अब उसके पास पहले ही 2 हत्याओं का बोझ है और अगर एक और इंसान रास्ते में आ जाए तो उसके लिए फर्क नहीं पड़ेगा। तभी अचानक प्रोसिक्यूटर का फोन आ जाता है। वह कोस्तिया से पूछता है कि क्या उसे कोई कस्टमर मिला या नहीं, क्योंकि डॉक्टर की डेथ सेंटेंस का ऑफिशियल नोटिस आ चुका है और ज्यादा से ज्यादा 2 दिन के अंदर उसकी एग्जीक्यूशन होने वाली है। कोस्तिया फोन पर बस कुछ छोटी छोटी बातें करता है और जल्दी से कॉल काट देता है। उसकी इस असामान्य जल्दबाजी ने दूसरी तरफ बैठे प्रोसिक्यूटर के मन में भी शक पैदा कर दिया। उसे लगने लगता है कि शायद कोस्तिया की तरफ कोई गड़बड़ हो गई है। लेकिन वहीं मौजूद ओल्ड लेई ने पूरी बातचीत सुन ली थी और उसके चेहरे पर अचानक राहत आ जाती है। अब कोस्तिया के सामने सिर्फ 2 रास्ते बचे थे, या तो वह ओल्ड लेई को भी रास्ते से हटा दे और एक और हत्या अपने सिर ले ले, या फिर उसके साथ डील करके पैसे ले और डॉक्टर वाली एग्जीक्यूशन पूरी करे।
हिसाब लगाना मुश्किल नहीं था कि किस रास्ते में उसका फायदा ज्यादा है, इसलिए मूंछ वाला गार्ड बिना ज्यादा सोचे ओल्ड लेई के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन कोस्तिया के चेहरे पर खुशी नहीं आती। वह समझ चुका था कि अगर उसने ओल्ड लेई की डील स्वीकार कर ली तो उनके काम का दायरा अब और खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब था कि आगे से सिर्फ किसी विक्टिम के परिवार वाले ही नहीं बल्कि कोई भी बाहरी आदमी पैसे देकर जेल में बंद किसी कैदी की जान खरीदने की कोशिश कर सकता है। और यही बात इस पूरे खेल को एक बिल्कुल अलग और ज्यादा खतरनाक दिशा में ले जाने वाली थी। यह फैसला असल में एक बहुत बड़ा दरवाजा खोलने वाला था। अब तक वे अपने काम को किसी पीड़ित के लिए बदला या इंसाफ दिलाने जैसा समझकर खुद को सही ठहरा रहे थे, लेकिन ओल्ड लाई की डील स्वीकार करते ही वही काम पूरी तरह बिजनेस बन जाता। यानी अब किसी के साथ अन्याय हुआ हो या नहीं, जिसके पास पैसे हों वह किसी कैदी की जान खरीदने की कोशिश कर सकता था। कोस्तिया इसी फर्क को समझकर कुछ देर तक फैसला नहीं कर पाता। आखिर वह ओल्ड लेई को वापस जेल ले जाने का फैसला करता है ताकि बाकी साथियों के साथ बैठकर तय किया जा सके कि आगे क्या करना है। लेकिन रास्ते में ही ओल्ड लेई का हौसला जवाब देने लगता है। वह बाथरूम जाने का बहाना बनाकर भागने की कोशिश करता है, मगर कोस्तिया और मूंछ वाला गार्ड जानते थे कि ओल्ड लेई उनके राज्य के बारे में बहुत कुछ सुन चुका है, इसलिए वे उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देते और वापस जेल ले आते हैं। उसी रात पांचों लोग डॉक्टर के घर पर इकट्ठा होते हैं और ओल्ड लेई के मामले पर गंभीरता से चर्चा शुरू करते हैं। सब जानते थे कि अगर उन्होंने उसकी डील स्वीकार कर ली तो उनके काम का पूरा मतलब बदल जाएगा। फिर भी पहली बड़ी डील से मिला पैसा और उसके बाद पैदा हुआ लालच अब उन्हें पीछे हटने नहीं दे रहा था। 10,000 नहीं बल्कि पूरे $1,00,000 जैसी रकम को अपनी आंखों के सामने जाते देखना किसी के लिए आसान नहीं था। आखिरकार चर्चा के बाद बहुमत इस बात पर तैयार हो जाता है कि इस डील को स्वीकार किया जाए और काम आगे बढ़ाया जाए। अगले दिन सभी प्रोसिक्यूटर के नए घर पहुंचते हैं, क्योंकि वह अपने नए घर में शिफ्ट हुआ था और सब मिलकर उसकी खुशी मनाना चाहते थे। लेकिन पार्टी शुरू होते ही एक ऐसा मेहमान भी पहुंच जाता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। प्रोसिक्यूटर का पुराना क्लासमेट और वही पुलिस चीफ बिना बुलाए वहां आ जाता है। उसे देखकर कमरे में मौजूद लगभग हर आदमी के चेहरे पर तनाव आ जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा बेचैनी कोस्तिया के मन में होती है, क्योंकि उसके ऊपर पहले से 2 हत्याओं का बोझ था। पार्टी के दौरान पुलिस चीफ लगातार प्रोसिक्यूटर से घुमा फिराकर सवाल करता रहता है। उसे याद था कि प्रोसिक्यूटर की आर्थिक हालत पहले बहुत साधारण थी और उसकी आमदनी मुश्किल से घर चलाने लायक थी। ऐसे में अचानक इतना महंगा नया घर खरीद लेना उसके लिए आसानी से समझ आने वाली बात नहीं थी। ऊपर से घर के बाहर एक बिल्कुल नई कार भी खड़ी थी। इन चीजों को देखकर पुलिस चीफ को शक होने लगता है कि कहीं प्रोसिक्यूटर ने इलीगल पैसे तो नहीं लिए हैं। लेकिन प्रोसिक्यूटर असली वजह किसी भी हालत में नहीं बता सकता था, इसलिए वह बार बार कोई न कोई बहाना बनाकर सवाल टालता रहता है। मगर उसकी यही घबराहट पुलिस चीफ के शक को और मजबूत कर देती है। उसे लगने लगता है कि प्रोसिक्यूटर जरूर कुछ ऐसा छिपा रहा है जिसे वह किसी के सामने नहीं आने देना चाहता। पार्टी खत्म होने के बाद पुलिस चीफ खुद आगे बढ़कर नशे में धुत मूंछ वाले गार्ड को उसके घर छोड़ने की बात करता है। यह सुनते ही कोस्तिया के अंदर खतरे की घंटी बज जाती है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि पुलिस चीफ की नजर अब मूंछ वाले गार्ड पर है। लेकिन पुलिस चीफ पहले ही अपना फैसला कर चुका था। वह इसी बहाने मूंछ वाले गार्ड के घर जाकर उसकी जिंदगी और आसपास की चीजों के बारे में जानकारी जुटाना चाहता था। इसलिए कोस्तिया कितना भी रोकने की कोशिश करे, वह मूंछ वाले गार्ड को घर छोड़ने पर अड़ा रहता है। आखिरकार वह उसे घर पहुंचाता है और जब देखता है कि वह पूरी तरह नशे में बेहोशी जैसी हालत में है तो पुलिस चीफ चुपचाप कमरे की चीजें देखने लगता है। उसका मकसद साफ था, उसे कोई ऐसा सबूत चाहिए था जिससे उसके शक की पुष्टि हो सके। कुछ देर तलाशने के बाद उसे एक बैग दिखाई देता है और उसके अंदर एक महंगी असली फर मिलती है। मूंछ वाले गार्ड की आर्थिक हालत को देखते हुए इतनी महंगी चीज उसके पास होना आसानी से समझ नहीं आता। पुलिस चीफ के दिमाग में तुरंत उस आदमी की हत्या का मामला घूमने लगता है जिसकी लाश कुछ समय पहले मिली थी। लेकिन वह उसी वक्त कोई हंगामा नहीं करता। वह फर को वापस उसी बैग में रख देता है और बिना कुछ कहे वहां से निकल जाता है। मगर घर से बाहर निकलते ही उसकी नजर कोस्तिया पर पड़ती है, जो उसका पीछा करते हुए वहां तक आ चुका था। पुलिस चीफ तुरंत सतर्क हो जाता है और सोचता है कि शायद कोस्तिया उसे रोकने आया है। लेकिन कोस्तिया इस बार एक अलग ही चाल चलता है। वह कहता है कि वह उसकी मदद करने आया है। कोस्तिया सीधे बता देता है कि उसे पता है पुलिस चीफ उस मरे हुए आदमी के मामले की जांच कर रहा है। फिर वह आधी सच्चाई बताते हुए स्वीकार करता है कि उस आदमी की मौत का कनेक्शन मूंछ वाले गार्ड से जरूर है, लेकिन असली मास्टरमाइंड वह नहीं है। इसके बाद कोस्तिया कहानी को दूसरी दिशा में मोड़ देता है और दावा करता है कि इस पूरे मामले की जड़ असल में जेल का चीफ है। वह झूठ बोलते हुए पुलिस चीफ को बताता है
कि जेल का चीफ पैसे कमाने के लिए कैदियों की एग्जीक्यूशन का अधिकार बाहर के लोगों को बेच रहा है। उसके मुताबिक वही मरा हुआ आदमी भी किसी तरह इस सीक्रेट बिजनेस के बारे में जान गया था और उसने प्रोफेसर को मरवाने के लिए पैसे देकर डील करने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी रकम बाकी लोगों की उम्मीद के हिसाब से काफी कम थी। कोस्टिया फिर पुलिस चीफ के सामने एक और बड़ा दावा रखता है कि इस वक्त जेल में एक और कैदी की एग्जीक्यूशन होने वाली है। अगर पुलिस चीफ को उसकी बात पर भरोसा नहीं है तो वह 2 घंटे बाद खुद जेल जाकर इसकी सच्चाई देख सकता है। लेकिन पुलिस चीफ इतना आसानी से इस कहानी पर भरोसा करने वाला नहीं था। कोस्टिया के पास उसके आरोपों के समर्थन में कोई ठोस सबूत नहीं था, इसलिए वह पहले कोस्टिया को पुलिस स्टेशन ले जाकर हिरासत में रखता है और खुद जेल की तरफ निकल जाता है ताकि पता लगाया जा सके कि आखिर कोस्टिया सच बोल रहा है या किसी बड़े राज को छिपाने के लिए उसे गुमराह कर रहा है। कुछ ही देर बाद जेल के बाथरूम में चौड़े माथे वाला गार्ड ओल्ड ले को जबरदस्ती पिस्टल पकड़ा देता है और उसे प्रोफेसर के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए दबाव डालता है। तभी बाहर से अचानक एक तेज और गुस्से भरी आवाज गूंजती है। सब पहचान जाते हैं कि यह जेल चीफ की आवाज है। असल में पुलिस चीफ सीधे जेल नहीं गया था, बल्कि पहले जेल चीफ से मिलने पहुंच गया था। ओल्ड ले पहले ही इस पूरे मामले से पीछे हटने की कोशिश कर रहा था और बाहर से आई उस आवाज ने उसका बचा हुआ हौसला भी खत्म कर दिया। वह तुरंत वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन बाकी लोग समय रहते उसे पकड़ लेते हैं। मामला किसी के सामने खुल न जाए इसलिए चौड़े माथे वाला गार्ड उसे बेहोश करके पीछे बने एक छोटे कमरे में छिपा देता है। करीब 1 मिनट बाद जेल चीफ तेजी से बाथरूम में दाखिल होता है। उसके सामने वही दिखाई देता है जो एक सामान्य एग्जीक्यूशन के दौरान दिखना चाहिए था। गार्ड्स और कैदी और बाकी सब कुछ सामान्य नजर आ रहा था, लेकिन उसके पीछे खड़ा पुलिस चीफ कुछ और ही नोटिस कर लेता है। कैदी बार बार उसकी तरफ इशारा कर रहा था और उसकी नजरें पीछे बने उस छोटे कमरे की तरफ जा रही थी। पुलिस चीफ तुरंत समझ जाता है कि कैदी उसे कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। वह बिना समय गंवाए उस कमरे में पहुंचता है और वहां जमीन पर पड़े ओल्ड लाई को देखता है। जब वह उसकी हालत चेक करता है तो उसे पता चलता है कि ओल्ड ली की मौत हो चुकी है। अब मामला अचानक बहुत गंभीर हो चुका था। पुलिस चीफ समझ जाता है कि यहाँ कुछ बहुत गलत हुआ है और वह वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जेल चीफ उसके हाथ से पिस्टल ले लेता है और उसे अपने कंट्रोल में कर लेता है। अब वहाँ एक आदमी मर चुका था और किसी न किसी को इसकी जिम्मेदारी लेनी ही थी। जेल चीफ की नजर में बाहर से आया पुलिस चीफ सबसे आसान स्केपगोट था, इसलिए उसे वहाँ से जाने देना उसके लिए खतरा बन सकता था। दूसरी तरफ पुलिस चीफ को अब पूरा यकीन हो जाता है कि इस पूरे खेल का असली मास्टरमाइंड जेल चीफ ही है और उसने जो कुछ देखा है उसके बाद शायद उसे भी रास्ते से हटाने की कोशिश की जाएगी। चारों तरफ जेल चीफ के अपने आदमी थे, इसलिए पुलिस चीफ खुद को पूरी तरह घिरा हुआ महसूस करता है और मजबूरी में हाथ ऊपर कर देता है। इस तरह हालात ऐसे बन जाते हैं कि जेल चीफ अनजाने में मूंछ वाले गार्ड और बाकी लोगों के लिए एक तरह की प्रोटेक्शन बन जाता है। इसके बाद जब वह बाकी लोगों से सख्ती से पूछताछ करता है तो वे बिना ज्यादा देर किए सारा दोष कोस्टिया पर डाल देते हैं। वे बताते हैं कि असली मास्टरमाइंड वही था और खुद को बचाने के लिए उसकी भूमिका सबसे बड़ी बताने लगते हैं। जेल चीफ ये सुनकर बुरी तरह भड़क जाता है, क्योंकि अगर यह पूरा मामला बाहर आया तो सिर्फ कोस्टिया नहीं बल्कि वहाँ मौजूद हर इन्वॉल्व्ड आदमी बुरी तरह फंस सकता था और लंबे समय तक जेल जाना पड़ सकता था। लेकिन तभी उसकी नजर सामने रखे मोटे बंडल्स में भरे डॉलर्स पर पड़ती है। उसकी आंखों का गुस्सा अचानक लालच में बदल जाता है, बल्कि साफ दिखाई देता है कि वह बाकी लोगों से भी ज्यादा लालची है। वह बिना ज्यादा सोचे इस डील के पूरे $1 लाख और पैसे से जुड़ी गाड़ी तक अपने कब्जे में ले लेता है। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में एक और बात होती है। वहाँ मौजूद एक पुलिस ऑफिसर को पता चलता है कि कोस्टिया को हिरासत में रखने के लिए जरूरी पेपर वर्क ही मौजूद नहीं है। उसे लगता है कि शायद पुलिस ने गलती से गलत आदमी को पकड़ लिया है, इसलिए वह कोस्टिया को छोड़ देता है। बाहर आते ही कोस्टिया सीधे जेल की तरफ जाता है, क्योंकि उसे जानना था कि अंदर आखिर हुआ क्या है। वहाँ पहुँचते ही उसकी मुलाकात जेल चीफ से हो जाती है। कोस्टिया को अभी तक जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके अपने साथियों ने उसे बचाने के लिए सारी जिम्मेदारी उसी के सिर डाल दी है, लेकिन जेल चीफ का चेहरा देखकर उसे तुरंत महसूस होता है कि कुछ गड़बड़ है। वह कोस्टिया से बेहद नाराज होकर बात करता है और आखिरकार साफ साफ बता देता है कि उसे जेल के अंदर चल रही उसकी सारी हरकतों का पता चल चुका है। वह धमकी देता है कि वह अपने सुपीरियर्स को सब कुछ बता देगा और इस पूरे गिरोह को जेल से साफ करवा देगा। लेकिन कोस्टिया इस धमकी से घबराने के बजाय बिल्कुल शांत रहता है। वह उल्टा जेल चीफ का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अगर वह ऐसा करता है तो असल में अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। कोस्टिया उसे याद दिलाता है कि वह खुद जेल का चीफ है और अगर यह मामला ऊपर तक पहुंचता है तो सही या गलत चाहे जो भी साबित हो, जेल के अंदर हुई इन घटनाओं की जिम्मेदारी से वह बच नहीं सकता। इसके बाद कोस्टिया दूसरी बात सामने रखता है। अगर बाकी लोग अपनी सजा कम करवाना चाहेंगे तो वे भी अपने बचाव के लिए कोई न कोई वजह जरूर बताएंगे और अगर वे यह कह दें कि जेल चीफ ने उन्हें मजबूर किया था तो उनके पास खुद को बचाने के लिए एक बेहद मजबूत बहाना होगा। यानी अगर जेल
जेल चीफ ने उन्हें पकड़वाने की कोशिश की तो सबसे पहले वही इस पूरे मामले में फंसेगा। कोस्तिया की यह बात जेल चीफ को अंदर तक हिला देती है। वह कुछ देर सोचता है और आखिरकार फोन नीचे रख देता है। अब उसका रवैया पूरी तरह बदल चुका था। वह कोस्तिया से कहता है कि उसे लंबे समय की पेड लीव दे दी जाएगी और बदले में सिर्फ एक बात चाहिए, उसे अपना मुंह बंद रखना होगा। जेल के अंदर जो कुछ चल रहा है उसकी भनक बाहर किसी को भी नहीं लगनी चाहिए। इसके बाद जेल चीफ पुलिस चीफ के पास जाता है और दावा करता है कि वह उसे जल्द ही छोड़ देगा। इतना ही नहीं, वह यह भी कहता है कि इस मामले में शामिल सभी लोगों को आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस चीफ के हवाले कर दिया जाएगा। जेल चीफ के इस अचानक बदले रवैये से पुलिस चीफ को जरूर शक होता है, लेकिन हालात को देखते हुए वह ज्यादा गहराई में जाने की कोशिश नहीं करता। जब पुलिस चीफ बाकी गार्ड्स के पास पहुंचता है और उन्हें अपने साथ ले जाने की तैयारी करता है, तभी जेल चीफ अचानक बीच में आकर ऐसा कदम उठा देता है कि वहां मौजूद हर आदमी कुछ पल के लिए हैरान रह जाता है। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर वह करना क्या चाहता है। तभी जेल चीफ साफ करता है कि वह असल में उनके छोड़े हुए मैस को खुद संभाल रहा है। दरअसल अब उसकी नजर भी इसी आउटसोर्स्ड एग्जीक्यूशन वाले बिजनेस पर पड़ चुकी थी। उसे समझ आ गया था कि इस काम से बहुत बड़ा पैसा बनाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए भरोसेमंद लोगों की जरूरत थी और उसके लिए मूंछ वाला गार्ड और बाकी साथी सबसे आसान विकल्प थे। इस तरह उसने एक ही चाल में दो काम कर दिए। उसने अपने रास्ते की परेशानी भी खत्म कर दी और बाकी लोगों को डराकर यह भी साफ कर दिया कि अब असली कंट्रोल किसके हाथ में है। इसके बाद जेल चीफ बेहद आसानी से पूरी सिचुएशन संभालता है और शवों को ठिकाने लगाने का इंतजाम कर देता है। लेकिन उसका प्लान सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं था। वह दूसरी जेलों से 9 और बेहद खतरनाक कैदियों को खरीद कर लाता है, क्योंकि अब उसका इरादा इस इलीगल बिजनेस को और बड़े लेवल पर ले जाने का था। उधर छुट्टी पर भेजा गया कोस्तिया भी समझ चुका था कि जेल चीफ जैसा आदमी उसे इतनी आसानी से भूलने वाला नहीं है। उसे पता था कि आज नहीं तो कल जेल चीफ उससे अपना हिसाब जरूर चुका करेगा। इसलिए कोस्तिया ने खुद को बचाने के लिए एक एक करके बाकी लोगों की जिंदगी में ऐसी बातें डालनी शुरू कर दी जो उनके रिश्तों को अंदर से तोड़ सकें। सबसे पहले वह चौड़े माथे वाले गार्ड की मां के पास जाता है। वह उसे यकीन दिलाता है कि उसका बेटा चुपचाप ऐसे जमा कर रहा है और मौका मिलते ही उसे छोड़कर कहीं दूर भाग जाने की तैयारी कर रहा है, यानी वह अपनी मां को पीछे छोड़कर नई जिंदगी शुरू करना चाहता है। इसके बाद कोस्तिया प्रोसिक्यूटर की पत्नी के पास पहुंचता है और उसके मन में अपने पति को लेकर शक पैदा करता है। वह उसे बताता है कि प्रोसिक्यूटर उससे सच में प्यार नहीं करता और पहले जो गिफ्ट्स उसे दिए गए थे वे असल में उसकी मिस्ट्रेस के लिए खरीदे गए थे, लेकिन उस महिला ने उन गिफ्ट्स को पसंद नहीं किया और खराब टेस्ट बताकर उन्हें लेने से मना कर दिया। इसीलिए वे गिफ्ट्स आखिरकार प्रोसिक्यूटर की पत्नी के पास पहुंच गए। प्रोसिक्यूटर की पत्नी पहले से ही अपने पति की गिफ्ट सिलेक्शन को लेकर नाराज रहती थी। अब कोस्तिया की बात सुनकर उसके मन में यह शक और गहरा हो जाता है कि शायद उसके पति की जिंदगी में सचमुच कोई दूसरी महिला है। ऊपर से घर में अचानक आया इतना सारा पैसा भी उसे परेशान कर रहा था और जितना वह इसके बारे में सोचती उतना ही डर बढ़ता जाता। एक और घर में दरार डालने के बाद कोस्तिया मूंछ वाले गार्ड की पत्नी तक पहुंचता है। इस बार वह उसके सबसे पुराने दर्द को निशाना बनाता है। वह झूठ बोलता है कि मूंछ वाला गार्ड जेल में अपने साथियों के सामने उसकी पुरानी घटना की बातें करता रहता है और अब जेल के लगभग सभी लोग जानते हैं कि उसके साथ उस बदमाश ने क्या किया था। कोस्तिया की बात सीधे उस महिला के पुराने घाव को फिर से खोल देती है। उसे लगता है कि उसका पति उसकी इज्जत और प्राइवेसी की रक्षा करने के बजाय उसकी निजी तकलीफ को दूसरों के सामने चर्चा का विषय बना रहा है। आखिरकार वह अपने पति से डिवोर्स की मांग कर देती है, लेकिन कोस्तिया यहीं नहीं रुकता। अब उसकी नजर उस पैसे पर जाती है जिसे बोरिस ने छिपा कर रखा था। वह उसकी पत्नी को यकीन दिलाता है कि उसका पति उससे यह पैसा छिपा रहा है और मौका मिलते ही इसी रकम को लेकर अपनी मिस्ट्रेस के साथ भागने वाला है। कोस्तिया की इन चालों का असर इतना तेज होता है कि कुछ ही समय में चारों घरों का माहौल पूरी तरह बिगड़ जाता है। बोरिस की पत्नी उससे लगातार पूछने लगती है कि आखिर इतना पैसा आया कहां से। प्रोसिक्यूटर की पत्नी भी अपने पति से जिद करने लगती है कि वह पूरी सच्चाई बताए, वरना वह खुद पुलिस को सब कुछ बता देगी। चौड़े माथे वाला गार्ड जब घर लौटता है तो देखता है कि उसके पैसे गायब हैं और उसकी माँ साफ चेतावनी देती है कि जब तक वह जिंदा है उसका बेटा उसे छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। वहीं मूंछ वाले गार्ड की पत्नी तो उससे भी एक कदम आगे निकल जाती है और उसका पैसा लेकर अपने मायके चली जाती है। अब कोस्तिया की चाल का असर चारों तरफ दिखाई देने लगता है, लेकिन इसी दौरान जेल चीफ भी अपना अगला कदम उठाने के लिए तैयार हो जाता है। उसका फैसला साफ था, कोस्तिया को रास्ते से हटाना है, मगर खुलेआम एक प्रिजन गार्ड को खत्म करना उसके लिए सबसे सही तरीका नहीं था, क्योंकि इससे सीधा शक पैदा हो सकता था। उसे ऐसा रास्ता चाहिए था जिसमें कोस्तिया की मौत किसी सामान्य एक्सीडेंट जैसी लगे और किसी को पीछे की सच्चाई पता न चले। तभी बोरिस एक आइडिया देता है। वह सुझाव देता है कि डॉक्टर के पास जाकर उसकी बनाई हुई पॉइजन की जानकारी हासिल की जा सकती है। डॉक्टर अपने क्राइम्स के दौरान एक खास तरह का पॉइजन इस्तेमाल करता था और उसके असर से बहुत कम समय में इंसान की हालत बेहद गंभीर हो जाती थी।
अगर वे किसी तरह उस पॉइजन का फॉर्मूला हासिल कर लें तो कोस्तिया की मौत को एक एक्सीडेंट की तरह दिखाने की कोशिश की जा सकती थी। अब प्लान साफ था, उन्हें डॉक्टर से वह फॉर्मूला चाहिए था। इसलिए बोरिस तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचता है और उस पर दबाव डालकर किसी तरह उससे उस फॉर्मूला की जानकारी हासिल करने की कोशिश शुरू कर देता है। डॉक्टर उससे वादा करता है कि अगर डॉक्टर कैदी उसे पॉइजन का फॉर्मूला दे देता है तो वह उसके लिए फेक मेडिकल रिकॉर्ड्स का इंतजाम करवाकर उसे जेल की सजा से बाहर इलाज कराने का रास्ता दिला देगा। थोड़ी देर सोचने के बाद डॉक्टर आखिरकार फॉर्मूला देने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद पॉइजन तैयार कर लिया जाता है और अब सवाल था कि कोस्तिया को रास्ते से हटाने की जिम्मेदारी किसे दी जाए। इसके लिए मूंछ वाले गार्ड को चुना जाता है क्योंकि वही कोस्तिया के सबसे करीब था और कोस्तिया को उस पर शक होने की संभावना भी सबसे कम थी। लेकिन जब मूंछ वाला गार्ड सच में कोस्तिया के सामने पहुंचता है तो आखिरी वक्त पर उसका हौसला फिर जवाब दे जाता है। उसका स्वभाव शुरू से ही कमजोर था और वह कोस्तिया के साथ ऐसा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। उसकी अजीब हरकतें देखकर कोस्तिया को भी शक होने लगता है कि आखिर वह उससे क्या छिपा रहा है। घर लौटने के बाद मूंछ वाला गार्ड बस बेचैनी में लगातार सिगरेट पीता रहता है। तभी उसकी पत्नी अचानक वापस उसके सामने आ जाती है, जबकि उसे तो अपने मायके चले जाना था। उसे चोट लगी हुई देखकर मूंछ वाला गार्ड तुरंत उसकी चिंता करने लगता है। पत्नी कहती है कि चोट गलती से लगी है और अब उसने सारी बातें सोच ली हैं। उसके मुताबिक अगर दोनों सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं और शांति से साथ रहना चाहते हैं तो बाकी चीजें उतनी मायने नहीं रखती। वह अपने पति से माफी मांगती है और उसके लिए एक बॉक्स कैंडी भी लेकर आती है। पत्नी की इन बातों से मूंछ वाला गार्ड आखिरकार अपना फैसला कर लेता है। अगले दिन उसकी पत्नी अचानक कोस्तिया को फोन करती है और उसे एक बस स्टॉप पर मिलने के लिए बुलाती है। वहां पहुंचने पर महिला धन्यवाद देने के बहाने कोस्तिया को गले लगाती है, लेकिन अगले ही पल उस पर हमला कर देती है। कोस्तिया उसे तुरंत दूर करने की कोशिश करता है, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उसकी हालत तेजी से बिगड़ने लगती है। उसे आसपास की चीजें साफ दिखाई देना बंद हो जाती हैं और उसके कदम भी लड़खड़ाने लगते हैं। कुछ ही पलों में वह चेयर पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। मूंछ वाले गार्ड की पत्नी वापस कार में जाती है और बाकी लोगों को बताती है कि कोस्तिया अब मर चुका है। कोस्तिया के रास्ते से हटने के बाद जेल चीफ का लालच पूरी तरह बेकाबू हो जाता है। वह बड़ी संख्या में डेथ सेंटेंस वाले कैदियों को खरीदने लगता है और इस इलीगल बिजनेस का प्रचार बाहर तक कर देता है कि पैसे देने पर कैदियों के साथ मनमानी की जा सकती है। खबर फैलते ही 2 जापानीज अमीर लोग भी भारी रकम देकर इस खतरनाक खेल में शामिल हो जाते हैं। वे एक कैदी के साथ बेहद हिंसक व्यवहार करते हैं और आखिरकार उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद वे उसके शरीर के साथ भी अमानवीय व्यवहार करने की मांग करते हैं। वहां मौजूद गार्ड्स तक ये सब देखकर असहज हो जाते हैं, लेकिन जेल चीफ के लिए पैसा सबसे ऊपर था, इसलिए वह उनकी मांगों को रोकने के बजाय सब कुछ होने देता है। इस बेरहमी से चल रहे बिजनेस से जेल चीफ बहुत पैसा कमाने लगता है और उसे लगता है कि अब कोई उसे रोक नहीं सकता। लेकिन यह दौर ज्यादा लंबा नहीं चलता। प्रेसिडेंट येल्सिन की तरफ से एक एमनेस्टी ऑर्डर जारी होता है और रशिया में डेथ पेनल्टी खत्म कर दी जाती है। जिन कैदियों को एग्जीक्यूशन की सजा मिली थी उनकी सजा परमानेंट इम्प्रिजनमेंट में बदल जाती है। अब जेल चीफ और उसके साथियों के लिए सबसे बड़ा सवाल यही था कि जब एग्जीक्यूशन का रास्ता ही बंद हो गया तो उनका यह पैसा कमाने वाला बिजनेस कैसे चलेगा। सभी लोग इसी चिंता में बैठे सोच रहे होते हैं कि आगे क्या किया जाए। तभी अचानक बंद वुडन डोर के बाहर कदमों की आवाज सुनाई देती है। उस आवाज से कमरे में मौजूद हर आदमी का ध्यान दरवाजे की तरफ चला जाता है, क्योंकि अब वहां कौन आने वाला है इसका किसी को अंदाजा नहीं था। अगले ही पल गोलियों की आवाज गूंजती है और कमरे में मौजूद सभी लोग मारे जाते हैं। मरने से पहले तक किसी को समझ नहीं आता कि आखिर एक कैदी जेल से बाहर कैसे निकल आया और उसके हाथ में AK राइफल कहां से आ गई। वह कैदी सबको खत्म करने के बाद टेबल पर रखी एक फाइल देखता है। उस डॉक्यूमेंट से उसे पता चलता है कि अब उसकी बाकी जिंदगी भी जेल में ही गुजरने वाली है। ये सच्चाई सामने आते ही वह अपनी जिंदगी खत्म कर लेता है। इसके बाद पूरा कमरा एकदम शांत हो जाता है, लेकिन कुछ ही देर में दरवाजे के बाहर फिर कदमों की आवाज सुनाई देती है। इस बार सामने कोस्तिया होता है। असल में कोस्तिया मरा नहीं था, वह पूरी तरह शांत रहता है, फोन उठाता है और खुद पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है। इसके बाद वह सिगरेट जलाता है और बिना किसी भाग दौड़ के चुपचाप अपने जजमेंट का इंतजार करने लगता है। यहीं फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है।